तो ये सब इख्तियार में है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम क्यों जानबूझ के अपने आप को उन चीज़ों में डालते हैं? क्योंकि हमें बॉलीवुड मूवीज़ ने मैसेज ये दे दिया है कि इश्क जो है वो ज़िंदगी का मकसद है। जब तक तुम इश्क नहीं करोगे, किसी से मोहब्बत नहीं करोगे, जब तक जो है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं होगी बिफोर मैरिज, तब तक ना तो तुम कूल हो, ना तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, और ना ही तुम जो है वो उस इंसानियत की डेफिनेशन पे पूरे उतरते हो। तो ये है असल में मामला सारा का सारा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ अपना कैरियर भी वेस्ट कर रही है, हमारी यूथ दीन और दुनिया दोनों से हाथ धो रही है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उन्हें बचाए। साइकोलॉजी ऑफ लव, लव असल में है क्या, ये चीज़ क्या है, ये कैसे डेवलप होती है? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक बात बताता हूँ ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से। ये जो हमारा फ्रंट का पोर्शन होता है ना, इसको प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं। ब्रेन का जो फ्रंट का जो पार्ट है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर 1 एनालाइजिंग थिंग्स, एनालिटिकल एबिलिटी, एंड नंबर 2 सीइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग, एनालाइजिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग। और भी इसके बहुत से फंक्शन है, लेकिन हमसे हमारी डिस्कशन से रेलेवेंट ये दो हैं, एनालिटिकल एबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेज देखना। टीन एज में रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूं, टीन एज में तो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वैसे ही फुली डेवलप नहीं होता है, तो इसीलिए टीन एजर्स की जो डिसीजन मेकिंग है वो इंतहाई फुलिश रीजंस पे होती है, इमेच्योर बेसिस पे होती है। डोंट माइंड प्लीज, अगर कोई टीन एजर सुन रहा है, दिस इज हाउ इट इज, साइंस, बेसिक साइंस है। ये वक्त के साथ साथ डेवलप होता है, एक्सपीरियंस के साथ मैच्योरिटी आती है, डिसीजन मेकिंग आती है। इसलिए टीनेजर अकेला अगर कोई फैसला करेगा तो वो ही और शी इज बाउंड टू एक्चुअली गो टू डिस्ट्रक्शन, इल्ला ये कि वो बहुत अच्छा फैसला कर ले, अल्लाह उससे अच्छा फैसला करवा ले। अदरवाइज फैसला किन बेसिस पे होगा? अब मैं आपको बताता हूं किन बेसिस पे होता है। जब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, और ये आप सर्च कर लें, टीन एज में इतना डेवलप नहीं होता, ये एज के साथ साथ डेवलप होता है। एनालिटिकल एक्टिविटीज आप करें उससे डेवलप होता है। कुछ लोग एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं ना, क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो जाता है अच्छा खासा, क्योंकि वो उनके घर का माहौल ऐसा होता है, उनकी तरबियत ऐसी होती है, उनका लाइफस्टाइल, उनकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि ये डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, जब ये इतना डेवलप नहीं हुआ तो टीनेजर यूज करते हैं एमिगडाला को। एमिगडाला यहां पर पीछे होता है। एमिगडाला ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशनल पार्ट है, इंस्टिंक्टिव पार्ट है। वो एनालाइज नहीं करता है, वो फियर और फ्लाइट की तरफ जाता है, या वो फियर की तरफ जाता है, फ्लाइट की तरफ जाता है, वो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मिसाल के तौर पे एमिगडाला एनालाइज नहीं करेगा, एमिगडाला आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये चीज अगर अच्छी है तो गो फॉर इट, और ये चीज अगर बुरी है तो रन अवे फ्रॉम इट। डीप एनालिसिस में एमिगडाला आपको लेकर नहीं जाएगा। फ्लाइट और फाइट और फ्रीज, ये बेसिकली उसके फंक्शंस हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को वो एक्टिवेट करता है, आपको बताता है कि इस चीज से भागना है, इस चीज के करीब आना है, वगैरह वगैरह। तो इट इज अ वेरी इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉट अ वेरी एनालिटिकल पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड इट इज एन इंस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन। ये इंस्टिंक्टिव है ब्रेन का जो पार्ट है, एमिगडाला की बात कर रहा हूं। यू कैन रिसर्च मोर ऑन इट। टीनेजर्स यूजली यूज एमिगडाला टू मेक देयर डिसीजंस, इसीलिए दे एंड अप लाइकिंग समवन जो उनके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए दे एंड अप टॉकिंग सर्टन थिंग्स कि आप कहेंगे कि यार इज दिस पर्सन सच अ फुलिश पर्सन। मैं खुद, हम भी टीनेज से गुजरे, अब हम अपनी बातों पे हंसते हैं कि यार मैं ये बातें कैसे करता था। और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट इट अगर आप टीनेज पास करके। नो ऑफेंस टू द टीनेजर्स, आप लोग में बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जाहिर है कि बड़ों को फैसले में रखना, बड़ों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी ऑफ लव, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट सम पीपल एक्चुअली दे एंड अप डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर सर्टन पीपल, कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये क्या है, और वो इतनी फुलिशनेस में चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि यार इसको नज़र नहीं आ रहा। उसकी भी मैं आपको साइंस बताता हूँ। अच्छा, इसकी साइंस ये है बेसिकली कि द प्री फ्रंटल कोर्टेक्स हैज टू सेंड अ सिग्नल टू द एमिगडाला टू स्विच ऑफ योर ऑटोमेटिक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब होता यह है कि इन ऑर्डर टू कनेक्ट लविंगली और एम्फेटिकली, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को सिग्नल भेजना होता है आपके एमिगडाला को कि वो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स जो है उसको फिलहाल के लिए स्विच ऑफ कर दे।
अब जब आप किसी के साथ इन्फैचुएटेड हो जाते हैं, ये मैं एक और साइंस बयान कर रहा हूं। पहली साइंस ये थी कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इतना डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से इमेच्योर डिसीजंस होते हैं, इमेच्योर क्राइटेरिया होता है ऑफ फॉलिंग इनटू लव और लाइकिंग समवन का। दूसरी बात जो मैं बताने लगा हूं उसका ताल्लुक इस चीज से कि व्हाई डू सम पीपल एंड अप लविंग समवन जिसमें बहुत से ऐब है और उन्हें वो चीज नजर ही नहीं आ रही और उन्हें समझाया जा रहा है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि बस यही शादी करनी और मैंने कहीं करनी ही नहीं है। उसकी साइंस ये है कि हमारा प्री फ्रंटल कोर्टेक्स वो क्या करता है, वो सिग्नल सेंड करता है एमिगडाला को टू स्विच ऑफ द ऑटोमेटिक फाइट और फ्लाइट सिस्टम। अब होता यह है कि जब आप स्विच ऑफ करा देते हैं एमिगडाला को, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जब वो सिग्नल्स भेज के उस फाइट और फ्लाइट सिस्टम को स्विच ऑफ करा देता है, तो अगले के ऐब आपको नजर नहीं आएंगे, आपको ये चीज नजर ही नहीं आएगी कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद है। ये एक और जो है वो पर्सपेक्टिव है इस चीज का। इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि व्हाई टीनेजर्स एंड अप लाइकिंग समवन जिसमें इतने ऐब है लेकिन उसको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उसने अपना वो एमिगडाला वाला सिस्टम वैसे ही जो है वो बंद कर दिया, उसको स्विच ऑफ करा दिया उसने। तो एक और मैं आपको जबरदस्त थ्योरी देता हूं लव के बारे में, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रू लव एक्चुअली है क्या। सो स्टर्नबर्ग, अगर आप ये सर्च करेंगे ना इंटरनेट पे, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। स्टर्नबर्ग की ट्रायंगुलर थ्योरी है लव के बारे में, और इसने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बयान किए हैं। पहले मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव बताता हूं। द फर्स्ट स्टेज इज पैशन, द सेकेंड स्टेज इज इंटीमेसी, द थर्ड स्टेज इज कमिटमेंट, एंड द फोर्थ स्टेज इज कंपैनियोनेट। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, लव स्टार्ट्स विद अ पैशन, विद अ फीलिंग ऑफ पैशन। इट इज द हॉट पॉइंट ऑफ लव। आपको कोई पसंद आता है, आप उससे बातचीत शुरू करते हैं, आप पीक पे जाते हैं, इलेटेड फील करते हैं, डोपामीन रश होता है, एड्रेनालिन रश होता है, आपको लगता है कि आप जो है वो यू आर इन हेवन, यू आर इन पैराडाइज, लिटरली यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। बटरफ्लाइज नजर आ रही हैं आपको, इर्द गिर्द जो है वो फूल नजर आ रहे हैं आपको, और आपके दिल में फूल खिल रहे हैं। ये फीलिंग पैशन की पहले स्टेज है, पैशन। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द अदर पर्सन। Then it turns to the next stage, intimacy. Intimacy is not the hot point, rather it is the warm point of love. Intimacy में क्या होता है कि there is closeness, there is connectivity, there is bondedness, there are feelings, and there is a sort of a physical relationship, intimate relationship, and there is a sort of sporting behavior as well. Passion थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और intimacy पे stage आ जाती है। अच्छा, intimacy के बाद commitment है। Commitment is the cool point of love. It is deliberate choice about loving someone. It is the deliberate choice. Okay, now I will love that person because I am committed to that person. This is called commitment. Maintaining long-term commitment and short-term decisions about being in love. This is called maturity. कि आप passion और intimacy से थोड़ा सा हटके अब deliberate decision लेते हैं कि नहीं यार, मैंने इसी के साथ रहना है, मैं इसी के साथ कमिटेड हूं। दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ कमिटमेंट। और कमिटमेंट से भी अगला लेवल, कमिटमेंट से भी अगली स्टेज है कंपैनियोनेट। कंपैनियोनेट लव इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ डिस्क्लोजर, क्लोजनेस एंड कंसर्न आफ्टर लिविंग लॉन्ग विद ईच अदर। इट कम्स आफ्टर लिविंग लॉन्ग विद ईच अदर व्हेन आवर लाइव्स आर इंटरवाइंड विद समवन। फीलिंग्स सच एज अफेक्शन, टेंडरनेस, शेयरिंग एंड अटैचमेंट बिकम अ हॉलमार्क ऑफ रिलेशनशिप। सुभान अल्लाह। ये है वो स्टेज जो आती है शादी के बाद और एक दूसरे के साथ अरसा दराज रहने से। कंपेनियंस बन जाते हैं आप एक दूसरे के, जब आपको एक दूसरे की ईवल भी अच्छे लगने लग जाते हैं या आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सीधी सी बात है, कंपेनियंस है ना, एक दूसरे के ऐप भी छुपाने, एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, एक दूसरे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे को गाइड करना है। जस्ट लाइक देयर आर टू पीपल हु आर कंपेनियंस टू ईच अदर एक सफर में। तो हम सफर वो होता है जो आपका कंपेनियन है। हम सफर वो नहीं है जो पैशन, जिसमें पैशन है, जिसमें इंटीमेसी बहुत ज्यादा है, हु इज ऑल अबाउट फिजिकल रिलेशन एंड स्टफ, हु इज ऑल अबाउट योर ब्यूटी, हर वक्त ब्यूटी की तारीफ करना, फिगर की तारीफ करना माजरत के साथ, और इन चीजों की तारीफ करना। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, तो ट्रू लव की ये दो स्टेजेस है ना, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट।
ये है बेसिकली उसकी थ्योरी में वो स्टेजेस जिससे ट्रू लव का असल में पता लगता है कि वाकई अब ये है। और ये शादी के बाद आता है, शादी से पहले पता ही नहीं लग सकता। तो कैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें अगले से मोहब्बत है, हमें अगले से प्यार है? अभी तो ना आपने कंपेनियनशिप देखी है, ना आपने कमिटमेंट देखी है। कमिटमेंट तो पता लगती शादी के बाद है। आप एक बंदे के साथ रहेंगे सारी उम्र और आप कभी किसी से चैटिंग नहीं करेंगे नॉन महरम से, कभी आप स्लिप नहीं होंगे, कभी आप गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। ये कमिटमेंट क्या दिखाने के लिए आप तैयार हैं? मैं मेल से बात कर रहा हूं, मेन से बात कर रहा हूं। एक पर इत्तेफाक करने के लिए आप तैयार हैं? इस्लाम में वैसे तो 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन हमारी सोसाइटी में चले शादी होती है तो एक ही है, लेट्स सपोज। तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कमिटेड होने के लिए तैयार हैं? क्या आप कंपेनियनशिप दिखाने के लिए तैयार हैं? ये है असल में साइकोलॉजी ऑफ लव, कि किस तरह से लव की स्टेजेस डेवलप होती हैं। और ये स्टेजेस तभी डेवलप हो सकती हैं जब इंसान इस्लामिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाएगा, मवद्दा, रहमा और एक दूसरे को सुकून देने की साइड में। अदरवाइज क्या है कि पैशन में ही इंसान रहता है और हर वक्त दैट पर्सन इज लुकिंग फॉर पैशन, और जब वो पैशन नहीं नजर आता तो वो समझते हैं कि नाउ वी डोंट लव एनी मोर, नाउ वी डोंट लव ईच अदर एनी मोर, क्योंकि पैशन खत्म हो गया, वो स्पार्क खत्म हो गया, सो कॉल्ड स्पार्क। अब वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आती है, क्योंकि गलत बेसिस पे लव हुआ था। जब बेसिस ही गलत थी तो पैशन ने तो खत्म होना था, इंटीमेसी ने तो खत्म होना था, बेसिस ही गलत है। तो ये है वो मामला जिसकी वजह से बहुत से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत साइड पे जाते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं किसी के साथ। फंसाने के बाद उनसे निकला नहीं जाता उस चीज से, क्योंकि उनकी ईगो आती है। ये भी एक बड़ा मसला है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं जी कि हम इसलिए नहीं छोड़ सकते अगले को, हमें अगले से बहुत मोहब्बत है। मैं कहता हूं मोहब्बत नहीं है, ये आपकी ईगो है जो अब आपको छोड़ने नहीं दे रही है। आपकी ईगो सामने आ रही है, आपकी ईगो आपको अंदर से कह रही है कि ये बंदा तेरे साथ इतना अरसा रहा, तूने इतना कुछ किया इसके साथ, अब तू इसे छोड़ देगा तो मेरा क्या बनेगा, अना का क्या बनेगा, ईगो का क्या बनेगा। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये ईगो है असल में, कि आपसे अगला बंदा जो है छोड़ा नहीं जा रहा। हालांकि आपको समझ आ गई कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए ठीक नहीं है। ओवर द ईयर्स यू हैव अंडरस्टूड। अपना दिमाग भी हमने जो है वो खराब किया उसके पीछे, अपनी एनर्जीज भी जाया की, और उसके बाद नतीजा वही निकाला कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो क्या फायदा हुआ। तो इसलिए अगेन डिस्कशन वहीं पे आती है कि अपने आप को बचा लें। इस डेफिनेशन ऑफ लव की तरफ जाएंगे जिसमें पैशन है, इंटीमेसी है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है। आप अगले को भी डैमेज कर रहे हैं, खुद भी डैमेज हो रहे हैं, अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं, उसको भी डाल रहे हैं। तो फिर रिजल्ट जो है वो क्या है, वो जो इस वक्त हमारी यूथ फेस कर रही है। और वो कुछ रिजल्ट्स मेंशन करने के बाद मैं सोल्यूशन की तरफ आता हूं और फिर बात को ख़त्म करते हैं। सम ऑफ द डैमेजेस जो मैंने ओवर द ईयर्स देखे हैं काउंसलिंग्स में, जाहिर है कि इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, बहुत कुछ होता है सामने। नंबर 1 हेल्थ। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, इट इज सच माइंड ब्लोइंग हदीस, यानी कि ये हदीस सुनने के बाद यकीन कीजिए आप कंडीशन देखें कि हमारी कंडीशन, हमारी से मुराद है यानी हमारी यूथ की कंडीशन इस वक्त क्या हुई है, और क्या हम इस हदीस पे पूरा नहीं उतरते हेल्थ के हवाले से। और किस हवाले से कि जब एक बंदा लिटरली ज़ॉम्बी बन जाता है इस चीज़ में जाकर, उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। तो पहली जो मैंने आपको चीज़ बताई कि हेल्थ डैमेज होती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। लोग सारी सारी रात बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, टेक्सटिंग करते हैं, और टेक्सटिंग से भी अगले मरहले की चीज़ें करते हैं। उन्हें नींद ही नहीं आती, वो सो ही नहीं सकते, वो चीज़ उनकी एडिक्शन बन गई है। उसके बाद उन्होंने सुबह काम पे भी जाना है, उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है या प्रोजेक्ट्स करने, जो भी करना है, वो इंतहाई डीमोटिवेटेड स्टेट में सुबह जाते हैं। दिल ही नहीं उनका कर रहा होता, हर वक्त उनके जहन पे वही सवार होता है, ना वो घर वालों के टाइम दे रहे होते हैं। तो कितना ज़िया है, हेल्थ का ज़िया भी है। हेल्थ कैसे डैमेज हो रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है, और जो हरकतें कर रहे हैं उन हरकतों की वजह से भी हेल्थ डैमेज होती जा रही है। जाहिर है स्क्रीन पे इतना ज़्यादा बैठेंगे और गलत मलत हरकतें होंगी तो फिजिकल हेल्थ तो डैमेज पक्की होगी। ना डाइट है अच्छी, ना एक्सरसाइज है, ना कोई और चीज़ है, बल्कि वो सारी की सारी लस्ट और डिज़ायर पे बेसिस चीज़ें हैं। तो हेल्थ ने तो पक्का डैमेज होना है। हेल्थ है, स्लीप डिसऑर्डर है, बिकमिंग स्लेव टू डिज़ायर।
स्लेव बन जाना, जैसे किसी ने चेन किया हुआ है आपको उसके स्मार्टफोन के साथ और आप उससे छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। हर वक्त उस स्मार्टफोन को पकड़ना है और आपने जो है वो काम करना है जो आपकी डिजायर्स आपको करने में मजबूर कर रही। ये कौन सा लव है, ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सी अक्लमंदी है? मुझे कुछ समझा दे, ये क्या है? So I will tell you this hadith. This is such a mind-blowing hadith about this state जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्टेट को कैसे बयान किया। इसको मैं कहता हूँ ज़ॉम्बी स्टेट, कि यानी जब आपको चीज़ें जो है वो समझ ही नहीं आ रही, आपके सामने सारी चीज़ वाज़ेह है। So Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, Allah hates the one who is glutton एंड who shouts in at market places, कि अल्लाह ताला उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो रूड है, जो ग्लटन है। ग्लटन से मुराद बहुत ज़्यादा खाता है, मतलब ओवर ईटिंग करता है, ग्रीडी है बाय नेचर, और उसकी लस्ट उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही है। यानी जिसे हमारे सोसाइटी में कहते हैं ना कि इंसान एक्सप्लोड कर रहा है, फटा जा रहा है। रूड है, ग्लटन है, शाउट्स इन द मार्केट प्लेस, ओछी हरकतें हैं, शाउटिंग है। Who is a rotten corpse by night, वो रात को जिंदा लाश की तरह है। And works like a donkey by day, और गधे की तरह काम करता है सुबह। Knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter, नॉलेजेबल है दुनियावी मामलात में, लेकिन उखरवी मामलात में, आखिरत के मामलात में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। नमाज रोजे का कुछ नहीं पता है। अल्लाह माफ करे, ये आज की हमारी जो यूथ है, हमने इन्हें बचाना है, हमने इनको हेल्प आउट करना है। ये हदीस मैं उन्हें पिन पॉइंट करने के लिए या टारगेट करने के लिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपने आप को बचा लें इस स्टेट से। डू नॉट बी अ रॉटन कॉप्स बाय नाइट। लिटरली अगर आप अपने आप को रात को देखेंगे, यू विल सी कि यू आर अ रॉटन कॉप्स। आप मैट्रेस पे लेटे हुए, मोबाइल फोन लेके, आंखें आपकी लाल हुई हुई हैं, नींद से आपका बुरा हाल है, लेकिन आप रॉटन कॉप्स की तरह, ज़ॉम्बी की तरह हैं। कितनी बुरी बात है, कितना ज्यादा हम अपना नुकसान कर रहे हैं। प्लीज इस जेल से छुटकारा हासिल कर लें, इस चीज से अपने आप को छुड़ा लें, वरना तबाही जो है हमारा मुकद्दर बन जाएगी। कई केस स्टडीज हैं हमारे पास। एक सिस्टर MBBS की स्टूडेंट, टॉप की स्टूडेंट, इस चक्कर में पड़ी, अपनी रूममेट से इंस्पायर होकर, रूममेट का बॉयफ्रेंड था, वो मिलने भी जाती थी, मैकडोनल्ड जाती थी, जो भी हमें बात पता लगी, बहरहाल डेटिंग भी होती थी, सब कुछ होता था। वो देखती थी, पहले इतना इंस्पायर नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट तो करती है कंपनी। रूममेट चेंज कर लेनी चाहिए थी उसे, पहली तो ये बात है, या समझाना चाहिए था, ठीक है, इखलास से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंस्पायर हुई, रूममेट ने किसी के साथ सेटिंग कराई कि मैं तुम्हारी भी सेटिंग कराती हूँ। बिल्कुल ट्रू स्टोरी आपको सुना रहा। वो ऐसी फंसी बेचारी इन चक्रों में कि उसकी सप्ली आई MBBS से, और लिटरली शी वाज क्राइंग कि मैं अब MBBS, मेरा दिमाग ही जो है वो इस चक्कर में पड़ चुका है, मुझे समझ नहीं आती मैंने कैसे पढ़ना है, मैंने क्या करना है। शी वाज लव स्ट्रक, दिस डिजीज अफेक्टेड हर, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। और फिर वो ट्रॉमा जो डंप होने के बाद आता है, जो तब आता है कि जब आपने किसी से दिल लगाया होता है, वो कहीं और चला जाता है, चली जाती है, उस ट्रॉमे का फिर क्या है। तो पहली बात, इसमें पड़े क्यों है, ये बात है असल में। स्लेव टू डिजायर्स, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हेल्थ डैमेज होना, अपनी ग्रोथ और एजुकेशन को जो है अफेक्ट कराना। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत से मिडिल क्लास लोग यूनिवर्सिटीज में हैं, उन पे बड़ी जिम्मेदारियां, लेकिन वो अपने आप को इस चीज में फंसा लेते हैं और फिर निकलना मुश्किल होता है। और फिर उनकी सारी लाइफ के डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, उनकी सारी लाइफ को डायरेक्ट वो एक इंसान कर रहा होता है, और एंड में मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। डिस्ट्रेस एंड एंग्विश, पेन में रहना, एंग्विश में रहना, डिस्ट्रेस में रहना। जैसे एक यंगस्टर मेरे पास आए, एक यूनिवर्सिटी के, कहते हैं कि मुझे बहुत पसंद है और मैं इनसे बातचीत करता हूँ, लेकिन इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ। अचानक इनकी कोई डिमांड आती है, मैं वो पूरी करता हूँ, फिर कोई और डिमांड आ जाती है, फिर इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। फिर मैंने इन्हें क्लास फेलो के साथ बैठे देखा, आई फेल्ट जेलसी। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू मैन? कोई डिग्निटी होती है, कोई ऑनर होता है, तुम किस चीज ने तुम्हें जकड़ लिया है? तुम हर वक्त तुम टेंशन में सवार हो, तुम्हारे सर पे टेंशन सवार है, तुम जो है वो अपने आप को अजियत दे रहे हो इस चीज के पीछे। मुझे समझ नहीं आ रही हमारी यूथ को क्या हो गया।
यानी सारी एनर्जीज अपनी एक बंदे के पीछे वेस्ट कर दी, एक चीज के पीछे वेस्ट कर दी, और वो अगला जो है वो आपको फॉर वट एवर रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन, चाइल्डहुड ट्रॉमास और वट एवर, वो आपको भी जो है वो सफर करा रहा है। लेकिन आप कहते हैं मैंने सफर होना है, आप कहते हैं मुझे मजा आता है सफर होने में, यही कहते हैं ना, मैंने हलाल की तरफ नहीं जाना, मैंने हराम में ही सफर होके जो है मजा लेना। ये है आजकल के ये नौजवानों की सोच, सीधी सी बात है। तो ये सारी हार्श टोन मैंने इसलिए यूज की है बिकॉज मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने आप को इन चीजों से निकाल लें। तो कभी कभी हार्शली भी समझाना पड़ता है, कभी कभी रियलिटी चेक भी देना पड़ता है। तो ग्रोथ और एजुकेशन का नुकसान होना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप कभी मूड स्विंग्स में फंसे होंगे, आप कभी जो है अगले को खुश करने में फंसे होंगे, आप कभी किसी लड़ाई में फंसे होंगे, आप कभी ये जेलस होने में फंसे होंगे कि यार ये अगले क्लास फेलो से बात कर रही है या कर रहा है, मतलब यही रह गया लाइफ में। आई अंडरस्टैंड कि आप नौजवान हैं, आई अंडरस्टैंड कि ये चीजें बड़ी कॉमन है, लेकिन भाई थोड़ी सी डिग्निटी और ऑनर भी तो होता है ना अपने अंदर। किसी को पसंद करना है तो एटलीस्ट गुड रीजंस में ही पसंद कर लो। इस रीजन पे तो पसंद नहीं होना चाहिए ना कि अगला खूबसूरत बहुत है, अगला अट्रैक्टिव बहुत है और बस यही चाहिए।